उत्तराखंड का घमासान अब थमने वाला है। चुनाव आयोग ने राज्य की सभी 70 सीटों पर एक ही दिन मतदान कराने का फैसला लिया है। ऐसे में 14 फरवरी को पहाड़ में वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस है, जो 2017 से पहले सत्ता में रह चुकी है। 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। उत्तराखंड में 81.43 लाख वोटर्स हैं। 70 सीटों के लिए कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। गढ़वाल के 7 जिलों में 41 सीटों पर 391 प्रत्याशी हैं, जबकि कुमाऊं की 29 सीटों के लिए 241 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से पोलिंग के लिए कई बड़ी तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्रदेश में कुल 11,647 बूथों पर वोट पड़ेंगे। 8,624 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 मॉडल बूथ होंगे। साथ ही 101 सखी पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। इससे पहले 2017 में बीजेपी को 70 में 56 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें ही जीती थी। 2017 के चुनाव में भाजपा को 46.5% और कांग्रेस को 33.5% वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब शुरू करते हैं अपना खास शो। उत्तराखंड में चुनावी घमासान चरम पर है। 14 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड की 13 जिलों की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें हम 12 सीटों पर वीआईपी नेताओं की आज बात करेंगे, क्योंकि ये 12 वो सीटें हैं जिसमें धामी सरकार के मंत्री और विपक्ष के दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। कमोवेश इन्हीं सीटों से बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये वीआईपी सीटें आखिर कौन कौन सी हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक सीट बताते हैं। पहली सीट वीआईपी नंबर सीट है खटीमा। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो इसलिए वीआईपी। लालकुआ दूसरी सीट है वीआईपी सीट नंबर 2 हरीश रावत, आप देख सकते हैं। तीसरी वीआईपी सीट है यशपाल आर्य, जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कालाडूंगी हमारी चौथी वीआईपी सीट है, क्योंकि बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री है, वो यहां से चुनावी मैदान में है। पांचवी वीआईपी सीट है श्रीनगर, धन सिंह रावत यहां से मैदान में है। और छठी अगर वीआईपी सीट की हम बात करते हैं तो यह है चौबट्टा खाल, यहां से चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज चुनावी मैदान में है। अगली सीट 7वीं हरिद्वार शहर, ये वीआईपी सीट है क्योंकि मदन कौशिक यहां से उम्मीदवार हैं। 8वीं वीआईपी सीट की बात करते हैं हरिद्वार ग्रामीण, ये हमारी 8वीं जो है वो वीआईपी सीट है। और इसके अलावा 8वीं सीट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार ग्रामीण जो है वो भी वीआईपी सीट है, क्योंकि यहां से स्वामी यतीश्वर आनंद जो मंत्री है धामी सरकार में, वो इस मैदान में है। चक्राता 9वीं चक्राता वीआईपी सीट है, यहां से प्रीतम सिंह नेता है कांग्रेस के, वो मैदान में है। 10वीं वीआईपी सीट है गंगोत्री, यहां से कर्नल अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी का सीएम का उम्मीदवार का चेहरा है, वो यहां से मैदान में है। और डीडी हाट यहां से बिशन सिंह चौपाल जो मंत्री हैं धामी सरकार में, उनको उतारा गया है। और नरेंद्र नगर वीआईपी सीट नंबर 12 सुबोध उनियाल यहां से मंत्री हैं धामी सरकार में। तो हमारे साथ इन वीआईपी सीट को विस्तार से बताने के लिए जनता के साथ तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वीआईपी सीट नंबर 1 खटीमा इसलिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी यहां से मैदान में है। तो ये वीआईपी सीट नंबर 1 हमने खटीमा को रखा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री की सीट है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनावी मैदान में है। तो ये खटीमा सीट आती है उधम सिंह नगर जिले में। तो अब हम आपको बताते हैं उधम सिंह नगर जिले की पॉलिटिकल जियोग्राफी आखिर क्या कहती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे उधम सिंह नगर। क्या हम 2017 का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं। उधम सिंह नगर में 9 सीटें आती हैं, जिसमें से फिलहाल बीजेपी के पास हैं 8 सीटें, कांग्रेस के पास 1 सीट है। आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई क्योंकि इस बार ही चुनाव लड़ रही है। अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 48.76% वोट शेयर है। कांग्रेस के पास 35.87% वोट शेयर यहां पर है। 2017 के नतीजे आपके सामने हैं। इसी में मैं आपको एक बार 2012 का भी नतीजा जल्दी से दिखा देती हूं। 2012 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के पास यहां पर 7 सीटें हैं उधम सिंह नगर में, और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। तो आप समझिए कि 2012 और 2017 की स्थितियां फिलहाल तो यहां पर अलग नजर आ रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार
बीजेपी। तो ये मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको बताई उधम सिंह नगर की, क्योंकि ये सीट है खटीमा जो है इसे उधम सिंह नगर के जिले में ही खटीमा सीट आती है। और 9 सीटें हमने बताई, 9 में से 7 पर 2012 में बीजेपी का कब्जा था और 2017 में बात करें तो बीजेपी के पास 8 सीटें यहां पर हैं। तो लगातार हम बता रहे हैं वीआईपी सीट की 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीआईपी सीट खटीमा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में है और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे तमाम सहयोगी खटीमा सीट के मुद्दे जानने के लिए। हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास, शैलेंद्र के पास, लेकिन इसके अलावा भी जगह जगह से हमारे पास रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं खटीमा से, बाजपुर कालाडूंगी से हमारे साथ दीपांकर भट्ट है, श्रीनगर गढ़वाल से हमारे साथ सुनील प्रभात है, इसके अलावा पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से चक्राता से हमारे साथ जुड़ी हुई है भारती सकलानी और डीडी हाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय वर्धन उप्रेती। तो खटीमा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी वीआईपी सीट नंबर 1 हमने जिसको रखा है। शैलेंद्र के पास सीधा चलेंगे, शैलेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अनुपम त्रिवेदी जी एडिटर है उत्तराखंड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी से मैं सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अनुपम जी, आप कितना बड़ा मुकाबला इस बार देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के लिए? देखिए मनु, ये जो 2022 का चुनाव है ये 2017 के विधानसभा चुनाव से अलग है। 2017 में तब यह कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ माहौल था, बीजेपी की साफ साफ लहर थी, जिसमें सारी पार्टियां उड़ गई, कांग्रेस खुद 11 सीटों पर सिमट गई, 57 सीटें बीजेपी के हाथ लगी। उत्तराखंड में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और आप जानती हैं कि बीच में कुछ एंटी इनकम्बेंसी सा माहौल था, इसलिए बीजेपी को 2 मुख्यमंत्री अपने बदलने पड़े। पुष्कर सिंह धामी 6 महीने पहले आए हैं और उनको टास्क दिया गया कि जहां जो गड़बड़ियां उसको आप ठीक करिए, और काफी हद तक जो पार्टी का एक माहौल था उन्होंने उसको बनाने की कोशिश करी है, जो अपना घर है उसको समेटने की कोशिश करी है, जिसको कहते हैं कि अपना हाउस ऑर्डर में करने की कोशिश करी है। अब जो यहाँ चुनाव है इस बार मुझे लगता है कि काफी क्लोज होगा इन दोनों पार्टियों के बीच। 2012 में भी ऐसी स्थिति थी जब 1 सीट से दोनों पार्टियां आगे पीछे थी, इस बार भी कोई हवा नहीं है किसी पार्टी की। तो अब आप ये समझिए कि अब पार्टियों को अपना नेटवर्क, उनका काम, उनका प्रोजेक्शन, ये सब काम आएगा। तो फाइट मुझे लगता है कई सीटों पे बहुत क्लोज होगी और सीधे सीधे किसी को इस तरीके का बहुत एक लाभ नहीं मिल रहा है माहौल का। इसीलिए आज का दिन बड़ा क्रूशल था जब स्टार कैंपेनर्स आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुपम जी, हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए राह फिलहाल आसान नहीं होगी। मेरे सहयोगी शैलेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बताइए कि खटीमा की जनता क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर इस बार वोट डलने वाला है खटीमा में? देखिए, खटीमा की जनता किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए तो तैयार नहीं थी। जब हम लोगों लगातार चुनाव कवरेज में खटीमा में गए और खटीमा में रह रहे हैं, तो इस पर लगातार जब हम चर्चा करते हैं जनता से, तो कोई वो खुलकर इन मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि साफ साफ था भाजपा ने एक एजेंडा अपना क्लियर रखा कि मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जितनी भी रैलियां उन्होंने उत्तराखंड के भीतर की हैं, उन्होंने कहा है कि अगली सरकार धामी सरकार होगी। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत ही क्लियर था कि अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, तो इसलिए उन्होंने वोटर्स के सामने भी एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी को। ठीक है शैलेंद्र, तो हल्द्वानी की जनता तो फिलहाल, जो माफ कीजिए खटीमा की जनता तो फिलहाल खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 10 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा। वीआईपी नंबर सीट 2 उम्मीदवार है, वीआईपी सीट नंबर 2 लाल कुआं। इस पे यहां पर इसलिए ये वीआईपी है क्योंकि यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान में है और ये चेयरमैन है कांग्रेस कैंपेन कमेटी के। इसी वजह से ये सीट वीआईपी हो जाती है लाल कुआं। हालांकि हरीश रावत पहले रामनगर से ऐलान किया गया था कि वहां से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन लाल कुआं से अब ये दांव खेल रहे हैं। हरीश रावत यहां से चुनावी मैदान में है और इसी को समझने के लिए कि हरीश रावत कितनी बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं कि लाल कुआं में क्या उनकी राह आसान होगी। अनुपम त्रिवेदी जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपको क्या लग रहा है कि हरीश रावत की ये जो यहां पर चुनौती है, क्या आसान है उनकी राह, निकाल लेंगे सीट? देखिए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हरीश रावत नैनीताल उधम सिंह नगर की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे और उस चुनाव को बहुत बड़े अंतर से हार गए थे बीजेपी के मुकाबले। लाल कुआं विधानसभा सीट उसी नैनीताल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आती है।
तो इस बार हरीश रावत ने फिर एक बड़ा कैलकुलेटेड एक दांव तो खेला है। पिछले कुछ दिनों में लगातार उन्होंने कुछ तोड़फोड़ भी करी है, बीजेपी के जो छोटे स्थानीय नेता हैं उनको लाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला वहां इतना आसान होता, एक तरफा होता तो नहीं दिख रहा है। मुकाबला बीजेपी वहां जरूर उनको दे रही है उस सीट पे। अब हरीश रावत लाल कुआं से सीट चुनावी मैदान में है और लाल कुआं जो सीट है वो आती है नैनीताल जिले में, और नैनीताल जिले की पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है वो हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं। तो अब हम आपको लिए चलते हैं नैनीताल में। देखिए आप, नैनीताल में कितनी सीटें हैं? नैनीताल में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल बीजेपी के पास है 4 सीटें, 2017 की आंकड़ा हम बता रहे हैं, और कांग्रेस के पास है 1 सीट। वोट शेयर पे नजर डालना बेहद जरूरी है। अब देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 2017 में 4 सीटों पर 43.75 यहां पर रहा है। कांग्रेस का जो है वो वोट शेयर है 31.63। और जल्दी से मैं आपको 2012 के भी आंकड़े दिखा देती हूँ कि 2012 का रिजल्ट क्या रहा था। 2012 में कांग्रेस के पास 3 सीटें थी, 35.23% के साथ वोट शेयर ये था। बीजेपी के पास 2 सीटें थी, 29.80% यहां पर वोट शेयर रहा नैनीताल का। तो आप समझिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती, तो 2012 में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, तो वहीं 2017 में बीजेपी ने बाजी मारी, और नैनीताल में तो फिलहाल ठीक ठाक स्थिति में है कि 4 सीटें कम से कम अपने पास हैं 6 में से। तो ये हमने आपको बताया नैनीताल का पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, वहां पर स्थिति क्या बन रही है। अब आपको लिए चलते हैं हम वीआईपी सीट नंबर 3। यहां पर ये कौन सी सीट है? हमारी वीआईपी सीट नंबर 3 जो है ये है हमारी कालाडूंगी सीट, जो हमारी तीसरी वीआईपी सीट है जिसको हमने चुना है। ये बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं यशपाल आर्या। बाजपुर हमारी वीआईपी सीट नंबर 3 है। यशपाल आर्या यहां से उम्मीदवार हैं। हाल ही में इन्होंने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से टिकट मिला है। बाजपुर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है यशपाल आर्य को। इसीलिए यह सीट बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यशपाल आर्य उत्तराखंड का एक जाना माना नाम है, और यहां पर यह बाजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है। अनुपम जी, आपके पास आती हूं। आप बताइए कि यशपाल आर्य को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का कोई फायदा आपको लग रहा है कि हो पाएगा? यशपाल आर्य अपनी सीट निकाल लेंगे? हेलो, दलित चेहरा है उत्तराखंड का, जी, और चूंकि वो उनका प्रोजेक्शन उसी तरीके से हुआ है, तो इसलिए उनको वो एक एडवांटेज मिलता है जो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, चाहे वो बीजेपी में रहे चाहे वो कांग्रेस में रहे। तो जो उनकी खोई हुई फसल है वो कहीं ना कहीं उनको डिविडेंड दे जाती है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में उस सीट पे रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वहां पर कंफर्टेबल सीट पे वो रहेंगे यशपाल आर्य, तो सीट निकाल लेंगे? हाँ मनु, ऐसा लगता है। देखिए, क्योंकि जो पिछले बार का चुनाव हुआ था वो बीजेपी में थे, और वहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो इस उम्मीद में थी कि शायद इस बार उनको टिकट मिलेगा, लेकिन चुनाव से पहले जब ये आए और कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया तो वो नाराज हो गई, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गई। और बीजेपी के पास वहां कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ी कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए वहां पर जो कंफर्टेबल रहा। इसलिए यशपाल आर्या की एक वजह यह भी है कि वह हो पा रही है कि वह बड़े कैंडिडेट उनके मुकाबले बड़े चेहरे हैं नहीं उस सीट पे। ठीक है। और मेरे सहयोगी दीपांकर जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आप क्या मुद्दे देख रहे हैं? क्या मुद्दे वहां के हैं? बाजपुर के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है? मनु, मैं माफ कीजिएगा, इस वक्त श्रीनगर में हूं, जो श्रीनगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट है। और आज जो आखिरी रैली प्रियंका गांधी की यहां पर हुई, तीसरी रैली, पहले खटीमा फिर हल्द्वानी अब श्रीनगर, और श्रीनगर से प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले रवाना हुई है। प्रियंका गांधी ने यहां पर रोजगार का मुद्दा उठाया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री यहां पर धन सिंह रावत है जो बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने यहां पर कोविड का मुद्दा भी उठाया कि लोगों को किस तरह परेशानियां झेलनी पड़ी। सबसे पुराना जो एक मेडिकल कॉलेज गढ़वाल का अगर कहें तो श्रीनगर में है, उसकी जो खस्ता हालत है उस बात को प्रियंका गांधी ने यहां पर रखा। और सबसे खास बात यह कि हरक सिंह रावत जो ऐसे नेता माने जाते हैं कि दीपांकर आपके पास आएंगे, क्योंकि हम लगातार एक वीआईपी सीट की चर्चा कर रहे हैं। अगली जो वीआईपी सीट है, वीआईपी सीट नंबर 4 है नैनीताल जिले की कालाडूंगी विधानसभा। कालाडूंगी की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। क्यों ये वीआईपी सीट है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि विधानसभा सीट इसलिए वीआईपी है, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत यहां से खुद चुनावी मैदान में है। तो वीआईपी सीट कालाडूंगी, कैबिनेट मंत्री धामी सरकार में बंशीधर भगत यहां से चुनावी मैदान में है, इसीलिए है ये सीट यहां पर
वीआईपी हो जाती है। और मेरे सहयोगी लगातार दीपांकर भट्ट जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हम बात कर रहे हैं कालाडूंगी सीट की, जहां से बंशीधर भगत चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दे पर कालाडूंगी में इस बार वोट पड़ने वाला है और बंशीधर भगत अपनी सीट बचा पाएंगे? बिल्कुल खास बात यह है यहाँ पर मनु, क्योंकि जो यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं महेश शर्मा, उनको सेकंड टर्म में यहाँ पर टिकट मिला, क्योंकि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई थी 11 लोगों की, उसमें उनका नाम नहीं था। बाद में जब टिकट चेंज किए गए तो महेश शर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस को बाद में यह लगा कि महेश शर्मा यहाँ पर एक कद्दावर उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि बंशीधर भगत जो लगातार यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं और अभी 2017 की सरकार में यहाँ पर मंत्री भी रहे, शहरी विकास विभाग उनके पास रहा, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर रहे। लेकिन पिछले दिनों में उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, न्यूज 18 ने जिसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाया है। तो कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि यह चुनाव में एक मुद्दा, अगर ऑडियो का मुद्दा अंदर खाने बनता है तो बंशीधर भगत के लिए वहां पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और कालाडूंगी में क्योंकि महेश शर्मा को कांग्रेस ने बाद में एक पहला टिकट काट के बाद में उन्हें वहां पर उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि महेश शर्मा वहां पर उनके मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए एक कड़ी फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कथित ऑडियो का जो प्रकरण है वो अगर कड़ी फाइट देखने को मिल सकती है, तो कालाडूंगी के बारे में हमने अपने दर्शकों को बता दिया। अब वीआईपी सीट नंबर 5 की बात करते हैं, जो है श्रीनगर। यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी की ओर से एक मैदान में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल यहां से चुनावी मैदान में है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से गजेंद्र चौहान यहां से मैदान में है। वीआईपी सीट श्रीनगर क्यों है? वो इसलिए वीआईपी है क्योंकि यहां से धामी सरकार में मंत्री धन सिंह रावत खुद चुनावी मैदान में हैं। तो वीआईपी सीट श्रीनगर इसलिए हमने इसको रखा है क्योंकि धन सिंह रावत चुनावी मैदान में है और बीजेपी की तरफ से इनको उतारा गया है। ये कैबिनेट मंत्री है, और इसकी क्योंकि पौड़ी श्रीनगर जो आती है वो पौड़ी गढ़वाल में आती है। पौड़ी गढ़वाल में पॉलिटिकल जियोग्राफी का क्या मामला है, ये हम आपको दिखाते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में इससे पहले 2017 में यहां पर क्या रिजल्ट रहा, और इसके अलावा 2012 में क्या समीकरण यहां पे रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में हम आपको दिखाते हैं, ये पौड़ी गढ़वाल का मैं आपको बताती हूं कि पौड़ी गढ़वाल में यहां पर 6 सीटें हैं। पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटें हैं, जिन पर फिलहाल तो बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है। तो आप समझिए कि पौड़ी गढ़वाल में तो पूरी तरह से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 51.91% के साथ यहां पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है। 2017 के रिजल्ट कहते हैं और 2012 के रिजल्ट यहां पर क्या कहते हैं कि बंटवारा हो गया। 6 सीटें 3 बीजेपी के खाते में तो 3 कांग्रेस के खाते में यहां पर नजर आ रही है 2012 में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला यहां का नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक जो पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने ही कब्जा जमाया हुआ है। और मेरे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपको क्या लग रहा है, श्रीनगर सीट के बारे में हम खासतौर पर बात अगर करते हैं तो कितनी चुनौती धन सिंह रावत के लिए? देखिए, मुझे लगता है श्रीनगर में बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा मनु, क्योंकि वहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वो एक अपोजिशन पार्टी का बड़ा चेहरा है। और इसके अलावा जो आपके समझिए जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो एक आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और बीजेपी में उनकी एक अलग पहचान रही है। संघ का पूरा नेटवर्क उनके साथ लगा है, तो वो भी वहां कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। मुझे लगता है वो सीट काफी क्लोज फाइट में तब्दील होगी, और हमारे जो सहयोगी है दीपांकर, वो उस पर ज्यादा तफसील से जानकारी दे सकते हैं क्योंकि वो वहीं पे हैं अभी इस समय। हाँ, ठीक है सुनील, आपके पास भी आती हूँ। फटाफट आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं श्रीनगर के, कितनी टफ फाइट, क्योंकि अनुपम जी कह रहे हैं टफ फाइट है। देखिए, श्रीनगर में करीब 1 लाख के आसपास वहाँ पर वोटर्स हैं, मतदाता हैं, और श्रीनगर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मैदान में हैं, उनका दूसरा टर्म ये होगा। लेकिन यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का भी बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है, खासकर जो इंटीरियर क्षेत्र हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, वहाँ पर बीजेपी को कई मामलों में, चाहे वो सड़कों की बात करें, जिस तरह से दीपांकर अभी बता रहे थे, मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं जहां पर, ठीक है, तमाम ये बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील। और इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है, देखिए आप, घड़ी में बज गए हैं 6
और प्रचार खत्म हो गया है। साथ ही साथ 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, उसके लिए आज प्रचार खत्म हो गया है। यूपी की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर आज प्रचार थम गया है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी क्योंकि वोटिंग होनी है 14 फरवरी को, वहां पर भी प्रचार थम चुका है। 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम चुका है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अब 6 बज चुके हैं और प्रचार खत्म हो गया है दूसरे चरण के लिए। तो वापस लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वीआईपी सीट की। उत्तराखंड की वीआईपी सीट नंबर 6 है चौबट्टा खाल और इस सीट से धामी सरकार में मंत्री हैं सतपाल महाराज और कांग्रेस की ओर से यहां से केसर सिंह नेगी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने दिग्मोहन नेगी पर अपना दांव चला है। वीआईपी सीट नंबर 6 सतपाल महाराज यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, धामी सरकार में मंत्री हैं और इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है क्योंकि सतपाल महाराज जो धामी सरकार में मंत्री हैं उनको उतारा गया है चौबट्टा खाल से। और मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुनील, आप क्या देख पा रहे हैं सतपाल महाराज को लेकर? क्या सतपाल महाराज अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे और श्रीनगर जो माफ कीजिए चौबट्टा खाल की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रही है? तो सुनील मेरे सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन अनुपम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, आप क्या देख रहे हैं इस सीट पर चौबट्टा खाल पर कितना खड़ा मुकाबला? सतपाल महाराज यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है मनु, क्योंकि देख जी, तो हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम वीआईपी सीट का महासंग्राम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और वीआईपी सीट नंबर 6 चौबट्टा खाल इसलिए क्योंकि यहां से धामी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज चुनावी मैदान में है। केसर सिंह नेगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे उनका मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी अपना दांव यहां पर खेल रही है, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है और उनके उम्मीदवार है दिग्मोहन नेगी। और अनुपम जी, आप बताइए कि कितनी टफ फाइट दे पाएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार केसर सिंह नेगी सतपाल महाराज को इस सीट पर? जी अनुपम जी, आवाज आ रही है? जी मनु, मुझे मिल रही है। आपको मैं दिख पा रहा हूँ? थोड़ा फ्रीज हो गया था मेरा सिग्नल। जी आप बताइए, हम चौबट्टा खाल की चर्चा कर रहे हैं। आपका जो सवाल था चौबट्टा खाल में, देखिए मुकाबला वहां भी बहुत कड़ा है। कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो है तो पहले बार लड़ने वाले, वो फर्स्ट टाइम आए हैं इस बार चुनावी समर में। लेकिन कांग्रेस ने जो सबसे वहां पर एक मैनेजमेंट का मजबूत काम किया है, जितने उनके बागी उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस ने बड़ी अच्छी तरह मैनेज करा है और सबको पीछे लगाया है। इसलिए वहां मुकाबला बड़ा क्लोज है, बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस का जो सीट शुरू में सतपाल महाराज के पक्ष में एक तरफा जाते हुए लग रही थी, वो चुनाव आते आते लग रहा है कि वहां कड़े मुकाबले में फंसी है और आमने सामने का मुकाबला है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल। तो चौबट्टा खाल पर आमने सामने का मुकाबला देख रहे हैं। अनुपम त्रिवेदी जी ने हमें ये जानकारी दी है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, वीआईपी सीट नंबर 7 7वीं हमारी वीआईपी सीट है हरिद्वार शहर। यहां बीजेपी के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में है। तो कांग्रेस से इनको टक्कर देने के लिए उतारा है सतपाल ब्रह्मचारी को। आम आदमी पार्टी ने संजय सैनी को मैदान में रखा है। लेकिन ये वीआईपी सीट क्यों है ये हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार शहर वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से खुद मैदान में है। मदन कौशिक यहां पर चुनावी दांव इन पर खेला गया है। हरिद्वार शहर में मदन कौशिक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसीलिए ये सीट यहां पर वीआईपी हो जाती है क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष खुद यहां से मैदान में है। और हरिद्वार का अगर पॉलिटिकल जियोग्राफी और 2017 और 2012 के नतीजे मैं आपको समझाती हूं कि 2017 में क्या स्थिति रही थी, हरिद्वार जो जिला है यहां पर क्या स्थिति रही है बीजेपी की। हरिद्वार में 2017 में क्या स्थिति थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने विशेष इंतजाम अपने दर्शकों के लिए किया है चुनाव के मद्देनजर। आप देखिए हरिद्वार में 11 सीटें हैं और 11 में से बीजेपी के पास हैं 8 सीटें फिलहाल बीजेपी ने कब्जाई हुई हैं। यहां पर वोट शेयर है 43.54%। यहां पर वोट शेयर है। कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, 31.44% इनका वोट शेयर है 2017 का।
वहीं एक बार 2012 में भी देख लेते हैं। 2012 में आप देखिए यहां पर काफी ठीक ठाक स्थिति है 2012 में भी बीजेपी की। आप देखिए 11 में से 5 सीटें बीजेपी ने यहां पे कब्जाई हुई हैं 28.56% के साथ, और कांग्रेस यहां पर 3 सीटें जीती हुई है 29.23%, जबकि अन्य के खाते में 2012 में गई थी यहां पर सीटें, 3 सीटें अन्य के खाते में है 42.21% वोट शेयर के साथ। तो 2012 और 2017 के नतीजे हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। उससे आप देखिए कि बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में 2017 में है, लेकिन 2012 में भी इस सीट पर कम से कम इस पूरे जिले में हरिद्वार में ठीक ठाक स्थिति। और मेरे सहयोगी पुलकित जुड़े हुए हैं, पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, आप क्या समझ रहे हैं? तो हमने अब दिखाया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी दिखा दी हरिद्वार की पूरी, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करते हैं मदन कौशिक की सीट की, तो आप क्या देख पा रहे हैं? मुकाबला टफ है या निकाल लेंगे सीट? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हरिद्वार सीट की यदि बात करें तो मुकाबला यहाँ पर टफ है और टक्कर कांटे की बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के बीच। जैसा कि सब जानते हैं कि जो मदन कौशिक हैं वो 4 बार के बीजेपी से विधायक हरिद्वार से रह चुके हैं और अब 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो इस बार प्रत्याशी उतारे हैं, जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो उनको चुनाव में कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी इस बात को मानकर चल रहे हैं, जो जानकार है वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है और जो चुनाव के जो नतीजे होंगे, जो हार जीत का जो अंतर होगा, वो बेहद कम ही वोटों का रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो 2017 के चुनावों में जो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने उतारा था, तो क्योंकि वो जमीनी तौर पर इतने जाने माने नेता यहाँ पर हरिद्वार में नहीं है। ठीक है पुलकित। अनुपम जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, आप आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक है या कांग्रेस का नुकसान करेगी? डिपेंड करता मनु, सीट टू सीट। कहीं पे देखिए, कहीं पे जैसे आम आदमी पार्टी से ज्यादा, क्योंकि पार्टी का ऐसा कोई कैडर नहीं है और इस स्टेट में पहले बार चुनाव लड़ रही है, तो यहां पर कैडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट। तो आम आदमी पार्टी के कहीं कहीं जहां पर कैंडिडेट मजबूत हैं वो जरूर डेंट पहुंचा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, वो कहीं कहीं बीजेपी के भी वोट काट रहे हैं। हरिद्वार सीट की अगर पर्टिकुलरली जैसे अभी आप बात कर रही थी, वहां तो आम आदमी पार्टी का इतना मजबूत फैक्टर नहीं है, लेकिन कई अन्य सीटों पर, जैसे गंगोत्री उत्तरकाशी की सीट, जहां से उनके पार्टी के प्रत्याशी जो हैं कर्नल अजय कोटियाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक वहां टक्कर दे रहे हैं। सीट निकलेगी नहीं निकलेगी वो बात की बात है, लेकिन वहां जरूर पूरे ट्रायंगल को बना रहे हैं। टफ फाइट। ठीक है, वीआईपी सीट नंबर 7 पर टफ फाइट है। वीआईपी सीट नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 8 है हरिद्वार ग्रामीण। यहां से धामी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और कांग्रेस की ओर से अनुपमा रावत यहां पर मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने यहां पर नरेश शर्मा पर भरोसा जताया है। तो ये सीट वीआईपी क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। ये सीट हरिद्वार ग्रामीण इसीलिए यहां पर ये वीआईपी हो जाती है क्योंकि धामी सरकार में मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद। और अनुपम जी, आपके पास आती हूं, आप ये बताइए कि यहां पे स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में है, लेकिन साथ ही साथ उनका मुकाबला है हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से। देखिए, बिल्कुल 2017 में यहां से खुद हरीश रावत चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, और इस बार वो नहीं है, उनकी बेटी है। और हरीश रावत वहां बार बार आए हैं और उन्होंने एक सिंपैथी वोट की गुजारिश करी है। लेकिन ये सीट भी कड़े मुकाबले में है। और जिस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की अभी हम बात कर रहे थे, जो नरेश शर्मा कैंडिडेट हैं, वो मजेदार तथ्य ये है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनके रिश्तेदार हैं। तो वहां वो फैक्टर कितना मजबूत होगा, कितने वोट काटेंगे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ भी क्लोज फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की वीआईपी सीटों के बारे में, सारी चीजें डिटेल में अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम खास शो में चर्चा कर रहे हैं वीआईपी सीट की, उत्तराखंड की सीट नंबर 9 जो वीआईपी है वो है चक्राता। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामशरण नौटियाल और कांग्रेस से उनको टक्कर देते नजर आएंगे प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर दर्शन डोभाल पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सीट इसलिए वीआईपी हो जाती है, यहाँ की
क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं और उनको टक्कर देते यहां पर नजर आएंगे। जुबिन नौटियाल के पिताजी राम शरण नौटियाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह मैदान में है। और इस सीट की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है वो हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। ये जो सीट है चक्राता, ये आती है देहरादून जिले में। देहरादून जिले में फिलहाल क्या स्थिति है कांग्रेस की और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी की, देहरादून में क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं 2017 के रिजल्ट के जरिए। ये देखिए 2017 का रिजल्ट आ गया। देहरादून में सीटें हैं 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से बीजेपी के पास फिलहाल 9 सीटें हैं। 9 में से 52.28% यहां पर वोट शेयर है बीजेपी का। कांग्रेस के पास यहां पर एक सीटें है 35.12% यहां पर वोट शेयर के साथ। 2012 का भी जल्दी से आंकड़ा मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। 2012 में तो बंटवारा हो गया था। 2012 में 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी। 2017 में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की देहरादून में खास तौर पर, और 9 सीटों के साथ यहां पर कब्जा जमाए हुए है बीजेपी, और साथ ही साथ एक सीट यहां पर कांग्रेस के पास है। तो ये हमने पॉलिटिकल जियोग्राफी आपको समझाई है देहरादून की कि यहां पर देहरादून में क्या स्थिति है बीजेपी की। फिलहाल यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मेरी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ी हुई हैं। भारती, आप जरा बताइए चक्राता को लेकर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जुबिन नौटियाल लगातार अपने पिताजी के लिए यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो प्रीतम सिंह को टक्कर दे पाएंगे राम शरण नौटियाल? देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला है इस सीट की। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का गढ़ ये सीट कही जाती है क्योंकि प्रीतम सिंह के जो पिता रहे हैं गुलाब सिंह, उनका काफ़ी स्ट्रांग बैकग्राउंड यहां पर रहा है और प्रीतम सिंह की मजबूत पकड़ इस सीट पर कही जाती है। लेकिन इस बार दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है मनु, जैसा आपने बताया, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल, उनको बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी अपना बनाया है और वो आज जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, डोर टू डोर कैंपेन, और लगातार जुबिन भी यहीं पर डटे हुए थे, अपने पिता के लिए वोट मांग रहे थे। हमने देखा किस तरीके से वो यहाँ पर जब बाजार में जा रहे थे या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों की गुजारिश पर वहां पर गीत भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने पूरा दमखम अपना लगाया, लेकिन पूरा दमखम लगाया हुआ है। भारती, अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, आपका आकलन क्या कह रहा है कि देखिए जुबिन नौटियाल सेलिब्रिटी है, लगातार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, लेकिन प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा और कांग्रेस का गढ़ भी रही है चक्राता। मनु, देखिए जो चक्राता सीट का समीकरण है वो पार्टी से ज्यादा वहां पर व्यक्तित्व हावी रहा है शुरू से। वहां परिवारों की लड़ाई रही है। देखिए बीजेपी एज अ पार्टी वहां कोई बड़ा मजबूत पार्टी नहीं रही है। 2012 में सिर्फ उनको 2000 वोट मिले थे। वहां पे स्थिति मजबूत हुई 2017 में आके, और इस बार मुकाबला कड़ा जरूर है। मुझे लगता है फिर भी वहां प्रीतम सिंह का थोड़ा सा एज है उस सीट पे। मतलब फाइट है, लेकिन कांग्रेस फिर भी, मुझे अगर आप 20-21 कहेंगे तो कांग्रेस मुझे थोड़ा सा 21 नजर आती है। वजह वही है, मैंने बताया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि होना और लगातार एक आप जो 5-6 दशक से एक ही परिवार वहां रहता है, कोई राजनीति करता है, तो उसकी जड़ें काफी गहरी हो जाती हैं। ये एक वजह है, एक फैक्टर मन, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। ठीक है अनुपम जी, तो चक्राता कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जुबिन नौटियाल दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर कब्जा जमाएगी बीजेपी और खदेड़ देंगे कांग्रेस को। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है वीआईपी सीट नंबर 10। यहां पे गंगोत्री हमारी अगली सीट है और यहां से बीजेपी की ओर से सुरेश चौहान और कांग्रेस के टिकट पर विजयपाल सचवाण और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल मैदान में, और इसीलिए तो ये सीट वीआईपी है। वीआईपी सीट गंगोत्री कर्नल अजय कोठियाल की वजह से ही इसको हमने वीआईपी रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपना बनाया है। ये गंगोत्री से आते हैं और गंगोत्री की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है ये हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। गंगोत्री जो विधानसभा सीट है ये आती है उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी की 2017 की स्थिति क्या है, साथ ही साथ 2012 की स्थिति उत्तरकाशी की क्या कहती है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है चुनाव के लिहाज से कि पिछले परिणाम आखिर क्या कहते हैं। उत्तरकाशी में 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीटें फिलहाल बीजेपी ने कब्जाई हुई हैं। उनका वोट शेयर है बीजेपी
बीजेपी का 40.89% के साथ बीजेपी का इन सीटों पर कब्जा है। कांग्रेस के पास एक सीटें हैं, 31.33% यहां पर वोट शेयर रहा है उत्तरकाशी में कांग्रेस का। अन्य का वोट शेयर भी आप देखेंगे तो 27.78%, कुछ वोट्स अन्य को भी गए हैं, हालांकि जीत उनकी नहीं हो पाई है। 2012 का भी आप रिजल्ट देख लीजिए। 2012 में आप देखिए यहां पर पूरा बंटवारा नजर आ रहा है। 2012 में बीजेपी के पास एक, कांग्रेस के पास एक, तो अन्य के पास एक यहां पर सीटें रही हैं। तो 2017 में तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली दूसरी जो सीट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगली वीआईपी सीट हमारी है डीडी हाट। ये है हमारी वीआईपी सीट नंबर 11 डीडी हाट। यहां से बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल, कांग्रेस से प्रदीप पाल सिंह और आम आदमी पार्टी की ओर से देवांश सिंह मेहता चुनावी मैदान में है। लेकिन डीडी हाट वीआईपी सीट क्यों है ये समझिए आप। नामी सरकार में मंत्री बिशन सिंह चुफाल यहां से चुनावी मैदान में है, इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और हम मेरे सहयोगी विजय वर्धन रुपरेती लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आप बताइए जरा, डीडी हाट में इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहां पर वोट पड़ने वाला है, बिशन सिंह चुफाल की क्या स्थिति? जी मनु, मैं आपको बताऊं, डीडी हाट एक ऐसी विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले की जहां पर मुकाबला आमने सामने न होकर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम 2017 की बात करें तो बिशन सिंह चुफाल तकरीबन 1700 वोट से बमुश्किल वहां पर जीत पाए थे। और उसके बाद जो भाजपा के बागी थे पिछले बार किशन भंडारी, वो तकरीबन 15,500 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और 15,000 के आसपास वोट लेकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे। तो आप ये मान सकते हैं कि पहले और तीसरे के बीच 2,500 वोटों का वहां पर अंतर था। और इस बार भी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर मैदान में, मुकाबला कड़ा है। और यह कह पाना बहुत कठिन है कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर उनको जीत मिलेगी, क्योंकि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग कैंडिडेट वहां पर अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मुकाबला कड़ा देख रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। टफ फाइट डीडी हाट पर दिखाई दे रही है। तमाम सीटों का जो वीआईपी सीट है वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस में क्या बढ़त कौन बना पाएगा, इसी पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। तो वेलकम बैक। अब बात करते हैं यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की किन दिग्गजों की यहां पर साख दांव पर लगी हुई है, ये हम बताते हैं। कि अब हम बात करते हैं वीआईपी सीट उत्तर प्रदेश की बहेड़ी जो बरेली में आती है। छत्रपाल सिंह गंगवार यहां से मंत्री है यूपी सरकार में, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बहेड़ी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है छत्रपाल सिंह गंगवार को, जो मंत्री है यूपी सरकार में, और इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और इनके मुकाबले में होंगे अता और रहमान, आसरे राम गंगवार, संतोष भारती यहां से चुनावी मैदान में है। तो यहां पर बहेड़ी से बीजेपी ने उम्मीदवार जो बनाया है वो बनाया है छत्रपाल सिंह गंगवार को। दूसरी सीट की बात करते हैं अमरोहा, ये भी वीआईपी सीट है। क्यों वीआईपी सीट है? महबूब अली यहां से पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी के, इनको मैदान में उतारा गया है, इसी वजह से ये सीट वीआईपी हो जाती है। अमरोहा से राम सिंह सैनी। और अगली जो सीट है वो है शाहजहांपुर सिटी। शाहजहांपुर सिटी क्यों यहां पर वीआईपी है? क्योंकि मंत्री है यूपी सरकार में सुरेश कुमार खन्ना, इनको यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अगली वीआईपी सीट ये देखिए रामपुर सिटी, आजम खान यहां से उम्मीदवार हैं। वीआईपी सीट, पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी के, बड़ा नाम, इसीलिए कुंद्रकी और जिया उर रहमान बर्क हैं, यहां से नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इनको उतारा गया है। तो ये तमाम वीआईपी सीटें हैं जो हम बता रहे हैं यूपी की खास तौर पर। और मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज रघुवंशी जी, दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है, तमाम दिग्गजों की साफ यूपी में खास तौर पर दाव लगी हुई है। दाव पर बात करें आजम खान की, सुरेश कुमार खन्ना की, धर्मपाल सिंह सैनी की, आप क्या स्थिति देख रहे हैं वीआईपीज की? देखिए, अब की बार का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का एक ऐसी भूल भुलैया है। नॉर्मली क्या होता है कि एक अंडर करंट होता है, जाहिर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ सेंस कर सकते हैं आप। इस बार जेन्युइनली एक कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले चरण में मतदान बहुत ही कम हुआ, 60% से बहुत
जरा सा ऊपर। तो अब एक समस्या ये है कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम सभी लोग मिलकर ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए शहर में गाजियाबाद में 55%, मुरादाबाद ये मथुरा में 57%, अगर इतना कम परसेंटेज वोट हुआ है तो क्या ऐसा है कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट को खड़ा किया और ठीक है मनोज रघुवंशी जी, थोड़ा समय की कमी है, मेरे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आप बताइए, क्योंकि इस बार का मुकाबला बेहद खास इसलिए भी है, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में खुद उतर कर प्रचार कर रहे हैं आजम खान के लिए, लेकिन आजम खान जेल में बंद हैं और वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला आकाश सक्सेना से कितना कड़ा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनु कि जिस तरह से आजम खान जो सपा के कद्दावर नेता और फाउंडर मेंबर भी हैं, वो अभी फिलहाल करीब 2 साल से जेल में बंद हैं। अभी तक लगभग 9 बार वो इस सीट से जो है लगातार विधायक रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो टक्कर दी है वो भाजपा को टक्कर दी है। अभी उपचुनाव भी जो क्या कहते हैं 2019 में हुआ था, उसमें भी जो थे उनकी बीबी तंजीन फातिमा जो थी वो चुनाव लड़ी थी, क्योंकि आजम खान ने सांसद ही जीती थी, सांसद जीतने के बाद वो चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद उनकी बीबी जो थी वो चुनाव जीत गई। तो देखा जाए अभी तक जो शहर विधानसभा की सीट पर कब्जा है वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान का है। आजम खान इस समय जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बेल पे निकल करके आए हैं, तो वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाई अखिलेश यादव ने कल उनके लिए प्रचार करा। बेहद ही वीआईपी सीट ये रामपुर इस बार इस चरण में इसलिए हो गई है क्योंकि आजम खान तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव खुद उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये तमाम वीआईपी सीटें यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की हमने बताई है। दूसरे चरण में वोटिंग होनी है 14 फरवरी को। न्यूज 18 की एक अपील कि आप मतदान जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।